हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम अपनी बिहाइव बुक की पहली पोयम द रोड नॉट टेकन की एक पहले समरी देख लेंगे जल्दी से। फिर उसके बाद सभी पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोयम। तो इस पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन हमारी लाइफ का वो पाथ है, वो चॉइस है जो हम अपने लिए चुनते नहीं हैं। अगर लाइफ आपको दो ऑप्शंस देती है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और आपके पास एक ही ऑप्शन को चुनने का मौका है, तो आप एक ऑप्शन चुन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आप छोड़ देते हैं, दैट ऑप्शन इज द रोड नॉट टेकन। हमारी लाइफ का वो पाथ जो हम अपने लिए नहीं चुनते हैं, उसे यहाँ पर रोड नॉट टेकन कहा गया है। इस पोयम को लिखा है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक खास बात है कि वो ह्यूमन लाइफ के कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। ये पोयम भी उनकी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट डिपिक्ट करती है। तो एक बार की बात है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रोड पर चल रहे थे। उस रोड पर चलते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर वो रोड दो अलग अलग डायरेक्शंस में जाने वाली रोड्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर एक रोड था, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पे चल रहे थे। एक ऐसा पॉइंट आया, एक डाइवर्जन आया जहां पर ये रास्ता दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसी डाइवर्जन पे खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता उन्हें अपने लिए चुनना चाहिए, कौन से रास्ते पर उन्हें चलना चाहिए। इसे हम अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं और उन दोनों में से हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप एक अकेले इंसान हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी एक अकेले ट्रैवलर थे, तो वो दोनों रास्तों पे साथ में तो नहीं चल सकते। ही हैज टू मेक अ चॉइस। सिमिलरली लाइफ में भी आपको दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन कई बार सिलेक्ट करना पड़ता है। सो बिफोर मेकिंग अ चॉइस वी टेक टाइम। उन दोनों चीजों में से एक चीज को सिलेक्ट करने से पहले हम टाइम लगाकर सोचते हैं कि कौन सी चीज हमें अपने लिए चुननी चाहिए। हम अपने फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये ऑप्शन हम चुनेंगे तो हमारा फ्यूचर कुछ इस तरह से होगा, ये ऑप्शन अगर हम चुनेंगे तो हमारा फ्यूचर कुछ इस तरह से होगा। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी उसी डाइवर्जन पे खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए बेहतर है। फिर वो एक रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ तो हम उसी डाइवर्जन पे खड़े रहकर सोच नहीं सकते कि ये चुने या ये चुनो। एक रास्ता तो हमें सिलेक्ट करना ही पड़ता है। सिमिलरली पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी उन दोनों में से एक रास्ता चुना और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता उन्होंने अपने लिए इसलिए चुना था क्योंकि वो उन्हें ज्यादा ग्रासी लग रहा था। ग्रासी का मतलब है उस रास्ते पर कम लोग चले होंगे। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पर कम लोग चले हैं, इसलिए ये रास्ता मैं अपने लिए चुन लेता हूँ। पर उस रास्ते पर थोड़ी दूरी पर चलने के बाद पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये रियलाइज हुआ है कि दोनों ही रास्ते बराबर थे, दोनों ही रास्तों पर लोग चल चुके हैं। यहाँ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे पास लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, जब लाइफ हमें ऑल्टरनेटिव्स देती है, तो हम दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स को ध्यान से जज करने की कोशिश करते हैं और हम उन दोनों में से वही रास्ता चुनते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए ईजी होगा। पर उस रास्ते पर चलने के बाद हमें रियलाइज होता है कि दोनों ही रास्तों में अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपने अपने डिफिकल्टीज और चैलेंजेस हैं। तो यही चीज पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी अपने चुने हुए रास्ते पर चलने के बाद रियलाइज होती है। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं जो रास्ता उन्होंने अपने लिए चुना नहीं है, जो दूसरा रास्ता था, उस रास्ते पर वो किसी और दिन चलेंगे। हालांकि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये जानते थे कि लाइफ आपको दोबारा उस डाइवर्जन पे खड़े रहकर दूसरा पाथ सिलेक्ट करने का मौका नहीं देती है। वे लीड्स ऑन टू वे। अगर आप एक रास्ता चुनते हैं तो वो रास्ता आपको उसी डायरेक्शन में आगे लेकर जाता है, पर आपको लाइफ दोबारा वो मौका नहीं देती है दूसरा रास्ता सिलेक्ट करने का। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर एक रास्ता हमने अपने लिए चुन लिया तो अपनी लाइफ की जर्नी में उसी रास्ते को लेकर हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हम दोबारा से किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, पर हम ये जरूर सोचते हैं आफ्टर मेकिंग अ चॉइस कि जो दूसरा ऑप्शन था अगर हम उस पर चले होते तो हमारी लाइफ कैसी होती। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये सोच रहे हैं कि जो दूसरा रास्ता है उस पर वो किसी और दिन चलेंगे। हालांकि वो ये जानते हैं कि वो उस पर कभी नहीं चल पाएंगे क्योंकि लाइफ उन्हें दोबारा ये मौका नहीं देगी। एंड पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी हैव टू बी वाइज व्हाइल मेकिंग चॉइसेस। अगर ऑल्टरनेटिव्स में से आपने
गलती से भी कोई गलत ऑल्टरनेटिव चुन लिया तो भी आपको उसी को लेकर लाइफ में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, फिर आप रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आखिरी में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी कहते हैं कि अपने लाइफ में कई सालों बाद जो भी मेरी जिस भी डेस्टिनेशन पर मैं पहुंच चुका हूँगा, जहाँ पर भी मैं लाइफ में स्टैंड कर रहा हूँगा, वहाँ पे खड़े होकर मैं लोगों को ये बता रहा हूँगा कि एक समय की बात थी, आई हैड टू चॉइसेस एंड आई ऑप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, और इस ऑप्शन को ऑप्ट करने की वजह से आज मेरी लाइफ ऐसी है। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें एक मैसेज देना चाहते हैं दैट वी मस्ट बी वाइज व्हाइल मेकिंग चॉइसेस, क्योंकि हमारी आज की चॉइस ही हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करेगी। आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, आप फ्यूचर में कहाँ पे लाइफ में स्टैंड करेंगे, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आज कौन सी चॉइस ऑप्ट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। अब हम इस पोएम के सारे पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिस पोएम इज फुल ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल इस पोएम में किया गया है। तो पहले हम पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, फिर उसके बाद राइम स्कीम। सो द फर्स्ट स्टैंजा इज टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। हियर टू रोड्स आर सिंबलाइजिंग द टू चॉइसेस ऑफ आवर लाइफ्स। मैंने आपको बताया था ना, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रास्ते पर चलते चलते एक डाइवर्जन पे आ गए, जहां पे वो पाथ दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो जाता है। तो ये अलग अलग दो रास्ते हमारी लाइफ की दो अलग अलग चॉइसेस को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया गया है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज symbolism because two roads are symbolizing the choices, the two different options and alternatives of our life. Okay, so two roads diverged in a yellow wood. First line में अगर आप ध्यान से देखें तो O अल्फाबेट बार बार रिपीट हुआ है। See here, two roads diverged in a yellow wood. यहाँ पर O बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी किसी भी पोएम में एक कोई भी वॉवल बार बार रिपीट हो, यहाँ पर ओ एक वॉवल है एंड दैट वॉवल इज रिपीटिंग इन द फर्स्ट लाइन, तो जब भी किसी पोएम की लाइन में वॉवल बार बार रिपीट हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस। याद रखिएगा, एजोनेंस। तो इस लाइन में पोएटिक डिवाइस एजोनेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ओ वॉवल बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप और ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे टू रोड्स यहाँ पर डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, यहाँ पर डी अल्फाबेट भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो डी एक वॉवल नहीं है, डी एक कॉन्सोनेंट है। तो फर्स्ट लाइन में डी कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है, या इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस है, कॉन्सोनेंस। याद रखिएगा, अगर किसी भी पोएम में किसी भी लाइन में कोई वॉवल बार बार रिपीट हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस एजोनेंस होता है, और अगर किसी भी पोएम में कहीं पर भी किसी भी लाइन में कोई भी कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में वी हैव सिंबोलिज्म, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। ठीक है, आगे बढ़े। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। इस लाइन में भी देखिए बार बार ओ रिपीट हो रहा है। सी, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यहाँ पर भी ओ वॉवल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एजोनेंस पोएटिक डिवाइस है, एजोनेंस पोएटिक डिवाइस। ओके, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों लाइंस की स्टार्टिंग में एंड आ रहा है। जब कभी भी ऐसा हो पोएम की लाइंस के स्टार्टिंग वाले वर्ड्स सेम हो, यहाँ पर ये पोएम की सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन तीनों ही एंड वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो जब भी ऐसा होता है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा। याद रखिएगा, एनाफोरा। एनाफोरा इज अ पोएटिक डिवाइस जहां पर पोएम के लाइंस में जो स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा होता है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन में, दोनों ही लाइन में द लाइन ऑफ द पोएम इज एंडिंग विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। अगर आप अपनी बुक में भी देखें और यहाँ पर भी देखें
तो यहाँ देखिए ध्यान से, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा है। जब भी कभी ऐसा हो कि पोएम की कोई भी लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क के एंड हो जाए, वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एनजैम्बमेंट। एनजैम्बमेंट, ओके, एनजैम्बमेंट। तो यहाँ पर एनजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस का भी इस्तेमाल किया गया है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। फोर्थ लाइन में भी अगर आप देखेंगे तो ओ बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एजोनेंस। एजोनेंस, क्योंकि ओ एक वॉवल है। अगर पोएम की किसी भी लाइन में वॉवल बार बार रिपीट हो तो वहां पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है। लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। एज और एज दो बार रिपीट हुआ, एज फार एज आई कुड, यहाँ पर एज और एज दो बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस भी है। रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस, पोएम में अगर कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो तो वहां पर रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस होता है। तो यहाँ पर एज दो बार रिपीट हुआ, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, यहाँ पर कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस लाइन में भी, जो हमारी फोर्थ लाइन है, यहाँ पर भी द लाइन ऑफ द पोएम इज एंडिंग विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो जब किसी भी पोएम की कोई भी लाइन अगर बिना पंक्चुएशन मार्क के एंड होती है तो वहां पर भी एनजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस होता है। तो यहाँ फोर्थ लाइन में यहाँ पर भी एनजैम्बमेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, यहाँ पर दो रोड्स हमारी लाइफ की दो चॉइसेस को सिंबलाइज कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइस है। फिर उसके बाद यहाँ ओ ओ ओ वॉवल बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एजोनेंस पोएटिक डिवाइस है। और डी 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 कॉन्सोनेंट भी रिपीट हो रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में सेम वर्ड से बिगिनिंग हो रही है लाइन की, एंड, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में ओ ओ ओ सेम वॉवल रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए यहाँ पर भी एजोनेंस पोएटिक डिवाइस है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, यहाँ पर एज और एज बार बार रिपीट हो रहा है। जब कभी ऐसा हो किसी भी पोएम में सेम वर्ड बार बार रिपीट हो तो वहां पर रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ओ ओ ओ भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एजोनेंस भी है। एंड एनजैम्बमेंट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि यहाँ पर पोएम की सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है। जब भी किसी पोएम की कोई भी लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क के एंड होती है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस एनजैम्बमेंट होता है। ठीक है, चलिए अब पोएम के नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। देन टुक द, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देन और द ये दोनों सेम साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। देन एंड द, बोथ द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम साउंड, तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन है। एलिटरेशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है। जब भी पोएम में कोई से भी वर्ड्स, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स या फिर थोड़े आसपास भी आए, अगर वो सेम साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन होता है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज अ वर्ड सी एंड दिस इज अ वर्ड शी, राइट? हियर बोथ द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम अल्फाबेट, दैट इज एस। बट अगर हम साउंड की बात करें तो it is pronounced as C and this is she. So both the words are not beginning with the same sound. जब sound same हो वहां पर alliteration poetic device होता है। Okay? I hope this is clear. Alliteration poetic device वहीं पर होगा जहां पर words same sound के साथ begin हो। ऐसा ही assonance में भी है और ऐसा ही consonance में भी है। ऐसा ही assonance यानी कि जब पोएम में जो भी वर्ड्स हैं उसमें बार बार सेम वॉवल साउंड रिपीट हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अल्फाबेट्स तो रिपीट हो ही रहे हैं बट साउंड रिपीट हो रहा है। साउंड रिपीट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बाकी साउंड रिपीट होना ज्यादा जरूरी है। हियर टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, बार बार ओ साउंड रिपीट हो रहा है ना, दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज एजोनेंस। एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन। एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन तीनों में हम साउंड की बात करते हैं।
अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर टी 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 कितने बार रिपीट हो रहा है, पर यहाँ कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देन, टुक, यहाँ पर सेम साउंड नहीं आ रहा। हालांकि सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं बट सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग, राइट? देन, टुक, है ना, दीज वर्ड्स आर नॉट हैविंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार एलिट्रेशन में ऐसे ही वर्ड्स होते हैं कि वो सेम अल्फाबेट्स के साथ तो बिगिन हो रहे होंगे पर सेम साउंड के साथ स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे। तो जब हम एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस की बात करते हैं तो हम साउंड की बात करते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। And having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Here, both the words are beginning with the same sound w, wanted wear, right? तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन है। एलिटरेशन, एलिटरेशन वहां पर होता है जहां पर पोएम में कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स सेम साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एलिटरेशन। दो as for that the passing there had won really about the same, that the यहाँ पर भी दोनों वर्ड्स सेम साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। द, दैट और द, बोथ द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम साउंड द, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंजा सेकंड में then took the one just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear। पहले लाइन में कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सेम कॉन्सोनेंट टी 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 बार बार रिपीट हो रहा है पर यहाँ पर सेम साउंड नहीं आ रहा। जब हम कॉन्सोनेंस और एसोनेंस की बात करते हैं तब हम साउंड की बात करते हैं। सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहा होता तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस होता, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस नहीं है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर। वांटेड वियर में बोथ द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम साउंड व, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दैट द में भी दोनों वर्ड्स सेम साउंड द के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। नाउ लेट अस लुक एट थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in the leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. First for, दोनों ही वर्ड्स सेम साउंड for के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन। और फर्स्ट लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो गई, इसलिए यहाँ पर एनजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस भी है, एनजैम्बमेंट। यहाँ पर भी हमने एक लाइन मिस कर दी। यहाँ पर फोर्थ लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं था, इसलिए यहाँ पर भी एनजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस है। जब पोएम की कोई भी लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो जाए तो वहां पर पोएटिक डिवाइस एनजैम्बमेंट होता है, ओके। सो ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। यहाँ वे वर्ड दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस है। पोएम में अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो एज इट इज तो वहां पर रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस होता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। यहाँ पर अब कोई पोएटिक डिवाइस नहीं बाकी रह गया है। स्टैंजा फोर्थ में आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। यहाँ पर देखिए कोई पोएटिक डिवाइस नहीं और लाइन खत्म हो गई, आगे कंटिन्यू हो गई, इसलिए एनजैम्बमेंट, एनजैम्बमेंट। चलिए, somewhere ages and ages hence, ages और ages दो बार रिपीट हो गया। सेम वर्ड पोएम में रिपीट होता है तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? रेपिटेशन, रेपिटेशन। Two roads diverged in a yellow wood and I took the one less traveled by. Two roads diverged in a yellow wood, ये सेम लाइन यहाँ पर आई थी। पोएम स्टार्ट ही इससे हुई थी, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, तो सेम लाइन यहाँ पर रिपीट हो गई है, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? रेपिटेशन, रेपिटेशन। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो इतने ही पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में हैं, इतने ही नहीं काफी सारे हैं खैर। तो एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, रेपिटेशन, एनजैम्बमेंट
और एनाफोरा। हाँ, तो इतने ही पोएटिक डिवाइसेस हमारे इस पोएम में इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम इस पोएम की राइम स्कीम को देखेंगे। देखिए, राइमिंग वर्ड्स हमें पता है, जो दो वर्ड्स एक जैसा साउंड करें उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि पॉट, हॉट, सैट, कैट। बोथ द वर्ड्स आर डिफरेंट, है ना, हैविंग डिफरेंट मीनिंग, पर दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो राइम स्कीम देखने के लिए, पोएम की राइम स्कीम देखने के लिए हमें पोएम की लाइंस के लास्ट वर्ड्स को देखना पड़ता है। यहाँ पर काफी ज्यादा मेस हो चुका है, तो पहले मैं इन सब चीजों को इरेज कर देती हूँ, फिर हम राइमिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो पोएम की राइम स्कीम को देखने के लिए हमें पोएम की जो लाइंस हैं उनका लास्ट वर्ड देखना पड़ता है, राइट। देखिए, यहाँ पर टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वुड, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है बोथ, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टूड, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कुड, और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अंडरग्रोथ। अब देखिए, जो दो वर्ड एक जैसा साउंड करेंगे उन्हें हम सेम राइम स्कीम देंगे। राइम स्कीम इज नथिंग, हम ऊपर से ए बी सी डी ई एफ करके राइम स्कीम देना चालू कर देते हैं। अभी देखो, मैं आपको करके बताऊंगी तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, वुड एक वर्ड है, राइट, विच इज द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन ऑफ द पोएम। मैंने आपको बताया पोएम की लाइन का लास्ट वर्ड हमें देखना पड़ता है राइम स्कीम को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड वुड है और यहाँ लास्ट वर्ड बोथ है। तो क्या वुड और बोथ एक जैसा साउंड कर रहे हैं? क्या वुड और बोथ राइम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो वुड का राइम स्कीम ए हुआ और बोथ का राइम स्कीम बी हुआ। हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर से अल्फाबेट्स वाइज राइम स्कीम देते आना है, ए बी सी डी। जो दो वर्ड्स एक जैसा साउंड कर रहे होंगे उनका राइम स्कीम सेम होगा, इजी है। देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, वुड का राइम स्कीम ए, तो बोथ का राइम स्कीम बी। दोनों का अलग अलग राइम स्कीम क्यों है? बिकॉज बोथ द वर्ड्स आर नॉट राइमिंग। नाउ द थर्ड वर्ड इज स्टूड। अगर आप ध्यान से देखें तो वुड और स्टूड दे बोथ आर राइमिंग। वुड का राइम स्कीम ए है तो स्टूड का भी ए होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो दो वर्ड्स एक जैसा साउंड कर रहे हैं उनका राइम स्कीम भी सेम होगा। तो वुड का राइम स्कीम ए, बोथ का राइम स्कीम बी, स्टूड का राइम स्कीम ए। तो कुड का राइम स्कीम क्या हुआ? स्टूड, कुड और वुड ये तीनों ही एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो कुड का राइम स्कीम ए हुआ। ओके, नाउ अंडरग्रोथ, क्या अंडरग्रोथ वुड की तरह साउंड कर रहा है? नहीं, इसका राइम स्कीम ए नहीं हो सकता। क्या अंडरग्रोथ बोथ की तरह साउंड कर रहा है? अंडरग्रोथ बोथ, हाँ कर रहा है, तो इसलिए अंडरग्रोथ का राइम स्कीम भी बी होगा, जो कि बोथ का राइम स्कीम है। आई होप दिस राइम स्कीम इज क्लियर। फिर से देखें एक बार, पोएम का राइम स्कीम चेक करने के लिए हमें पोएम के लाइन का लास्ट वर्ड देखना पड़ता है। तो यहाँ पर लास्ट वर्ड वुड है, बोथ, स्टूड, कुड और अंडरग्रोथ। ठीक है, वुड का राइम स्कीम ए होगा। हम ऐसा ही करते हैं, ए बी सी डी करके चालू करते हैं राइम स्कीम देना ऊपर से। तो ए हो गया वुड का राइम स्कीम, बोथ का हो गया बी, क्योंकि वुड और बोथ एक जैसा साउंड नहीं कर रहे। अगर ये दोनों एक जैसा साउंड करते तो ए और ए ही होता दोनों का राइम स्कीम। तो वुड का राइम स्कीम ए, बोथ का बी, स्टूड का ए, क्योंकि स्टूड और वुड एक जैसा साउंड कर रहे हैं। नाउ कुड का भी राइम स्कीम ए होगा, क्योंकि वुड, स्टूड, कुड ये तीनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं और अंडरग्रोथ और बोथ एक जैसा साउंड कर रहे हैं, इसलिए दोनों का राइम स्कीम बी। अगला स्टैंजा पे आ जाए, लास्ट वर्ड क्लेम, फेयर, वांटेड, वियर, देयर और सेम। फेयर और क्लेम क्या ये एक जैसा साउंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो फेयर का राइम स्कीम होगा सी। अब सी क्यों होगा, ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम ए और बी दे चुके हैं। ठीक है, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर यहाँ पर फेयर इन दोनों में से किसी भी वर्ड के साथ राइम हो रहा होता, सपोज ये कुड के साथ राइम हो रहा होता, तो कुड का राइम स्कीम ए था, तो यहाँ पर भी फेयर का राइम स्कीम ए होता। ठीक है, तो फेयर का राइम स्कीम सी, क्लेम का राइम स्कीम डी, क्योंकि क्लेम भी ऊपर किसी भी वर्ड के साथ राइम नहीं हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं, क्लेम देखिए अंडरग्रोथ, कुड, स्टूड, बोथ, वुड किसी के साथ भी राइम नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका राइम स्कीम डी हुआ। नाउ वांटेड, वियर, वियर और फेयर एक जैसा साउंड कर रहे हैं, फेयर का राइम स्कीम सी होगा, तो वांटेड वियर का राइम स्कीम भी सी होगा। पासिंग देयर, देयर, वियर, फेयर सेम साउंड कर रहे हैं, इसलिए देयर का राइम स्कीम भी सी होगा। रियली वॉर्न अबाउट द सेम, अब क्लेम और सेम ये एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो क्लेम और सेम दोनों का राइम स्कीम डी होगा।
अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पे बढ़ेंगे तो डी के बाद क्या ई आएगा, तो ई राइम स्कीम से हम चालू करेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब ई, ले का राइम स्कीम ई होगा। अगर ले यहाँ पे किसी भी वर्ड के साथ राइम कर रहा होता तो उसका राइम स्कीम यहाँ के राइम स्कीम जैसा ही होता, पर ले इज अ होल डिफरेंट वर्ड, यहाँ पर किसी भी वर्ड के साथ राइम नहीं हो रहा है, इसलिए उसका राइम स्कीम ई हुआ। नाउ ब्लैक, ब्लैक क्या ले के साथ राइम कर रहा है? नहीं, तो इसका राइम स्कीम ई नहीं होगा। क्या ब्लैक यहाँ पे किसी भी वर्ड के साथ राइम कर रहा है? नहीं, तो उसका राइम स्कीम ए बी सी या डी में से कुछ नहीं हो सकता, तो इसका राइम स्कीम होगा एफ। ओके, नाउ ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, डे और ले ये एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो ले का राइम स्कीम ए है तो डे का राइम स्कीम भी ए होगा। Yet knowing how way leads on to way, वे, डे और ले तीनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो इन तीनों का राइम स्कीम ई होगा। If I doubted if I should ever come back, बैक और ब्लैक ये दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं। ब्लैक का राइम स्कीम हमने एफ दिया था, तो बैक का राइम स्कीम भी एफ होगा। ओके, ए बी सी डी ई एफ तक हो चुका है, अब जी आएगा, क्योंकि साई क्या ऊपर वाले किसी भी वर्ड के साथ राइम हो रहा है? नहीं हो रहा, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर साई का राइम स्कीम होगा जी, क्योंकि ऊपर किसी भी वर्ड के साथ ये राइम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका एक नया राइम स्कीम जी होगा। नाउ समवेयर एजेस एंड एजेस, हेंस, हेंस और साई भी राइम नहीं कर रहे, और हेंस और यहाँ पर कोई भी वर्ड राइम नहीं कर रहा, इसलिए हेंस का राइम स्कीम भी अलग होगा एच। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड आई, आई और साई ये दोनों राइम कर रहे हैं, साई का राइम स्कीम जी है तो आई का राइम स्कीम भी जी होगा। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, साई, बाय, आई ये तीनों सेम साउंड कर रहे हैं, इसलिए इसका राइम स्कीम भी जी होगा। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, डिफरेंस और हेंस ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस लाइन का राइम स्कीम एच होगा। तो अगर राइम स्कीम को लिखा जाए तो इट्स ए बी, ए बी, सी सी डी, ई ई एफ एंड जी एच एच। ये पूरी पोएम का राइम स्कीम हुआ। अगर आपसे इस पोएम के किसी एक पर्टिकुलर स्टैंजा का राइम स्कीम पूछा जाए कि अगर मैं सिर्फ इसी का पूछूं, तो आप जरूरी नहीं है सी डी ले, आप एक पर्टिकुलर स्टैंजा का पूछा जाए तो यू कैन टेक ए बी सी से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपसे पूरी पोएम का राइम स्कीम पूछा जाए तो आप हर एक स्टैंजा में ए नहीं ले सकते, मतलब अगर आपने ऊपर ए और बी राइम स्कीम सिलेक्ट कर लिया है किन्हीं वर्ड्स का, तो अगर नेक्स्ट स्टैंजा में वो वर्ड किसी और के साथ ऊपर वाले वर्ड्स के साथ राइम नहीं कर रहा है तो आप उनका राइम स्कीम ए और बी नहीं लिखेंगे, एक अलग अल्फाबेट लेना पड़ेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन, सभी राइम स्कीम्स, सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इस पोएम के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी करेंगे। ये आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस में दूसरे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।